Hello बच्चों, welcome to our channel Reminds Education. I am your mentor Ajay sir and today we are going to cover a beautiful poem from your syllabus जो हमें बहुत ही मीनिंगफुल चीजें सिखाती है, जैसे हमारी लाइफ में एग्जाम्स, कंट्रास्ट और कंपैरिजंस। ये तीन चीजें हमको देखने को मिलती है। हमारी लाइफ हमेशा कंपैरिजंस के बीच में होती है कि ये या वो, ये कंट्रास्ट हमको देखने को मिलता है या एग्जाम के प्रेशर को फेस करना पड़ता है। तो पोएम भी इसी चीज को डील करती है और इस पोएम का जो थीम है वो भी इसी बात को डील करता है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि कंपैरिजन। तो ये जो पोएम आज पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज जो हम पोएम पढ़ेंगे उसका नाम है टाइगर इन द जू, मतलब टाइगर जू में। जू की लाइफ और टाइगर की लाइफ दोनों में कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा कि टाइगर वैसे रहता कहाँ है बेसिकली। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि टाइगर रहता कहाँ है। आई नो यू हैव द आंसर ऑफ दिस थिंग। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले कंपैरिजन। तो अ टाइगर इन द जू, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, लेस्ली नॉरिस ने लिखी हुई है और टाइगर की लाइफ के कुछ पॉइंट्स उन्होंने शो किए, कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ से भी टच करते हैं। तो आपसे एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपके लाइफ में भी आप किसे चूज करेंगे? व्हाट वुड यू प्रेफर, फ्रीडम और कैप्टिविटी? ये भी आप मुझे बताइएगा और ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसका आंसर यही होगा कि हम फ्रीडम को ही चूज करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेंजा आपके सामने है, मैं स्टेंजा को पहले पढ़ देता हूँ। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on beds of velvet quiet in his quiet rage। तो इस पोएम को की फर्स्ट स्टेंजा मैंने आपके लिए पढ़ दिया है। अब हम इसकी थीम के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर कंपैरिजन। ये पोएम जो है वो कंपैरिजन करती है दो बातों के बीच में, टाइगर की या एनिमल की फ्रीडम वाली लाइफ एंड सेकेंड द लाइफ इन हिज कैप्टिविटी, मतलब उसकी एक स्लेवरी वाली या कैप्टिविटी इम्प्रिजनमेंट वाली उसकी लाइफ को वो डिपिक्ट करती है। दूसरी बात इसके अंदर हम देखते हैं पोएम के अंदर, फर्स्ट कंपैरिजन, दूसरी बात इसमें है कंट्रास्ट। ये पोएम हमें कंट्रास्ट बताती है। तो कंट्रास्ट ऐसा बताती है कि एक तरफ जो जंगल वाला टाइगर है उसकी जो लाइफ है वो अनटेम्ड एंड वाइल्ड है, तो कंट्रास्ट अनटेम्ड एंड वाइल्ड लाइफ, और दूसरी वो लाइफ है जो कि कंस्ट्रेंट है, जो जू में है और वो उसे फोर्स करती है कैप्टिविटी में रहने के लिए। तो एक लाइफ अनटेम्ड एंड वाइल्ड एंड वर्सेस द लाइफ दैट इज कंस्ट्रेंट एंड फोर्स्ड टू लिव इन कैप्टिविटी। अब इसमें तीसरी बात आती है एग्जामिनेशन। एग्जामिन, अगर हम इस पोएम को एग्जामिन करेंगे, वैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी बातों को हम एग्जामिन करते हैं, तो जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे द फीलिंग ऑफ लॉस एंड इम्प्रिजनमेंट, कि कैसे वो अपने आप को खो चुका है। ऐसा अक्सर हर किसी इंसान के साथ होता है कि जब वो अपने लाइफ में हार जाता है या वो इम्प्रिजन हो जाता है अपने ही आप से, अपने ही ख्यालों में, तो अपने आप को खो देता है। तो कैसे एक टाइगर जो जंगल में है और एक टाइगर जो जू में है, ये दोनों बातें हमको बहुत लाइफ लर्निंग लेसन देती है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ इस पोएम के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि इसका मॉरल हमने क्या सीखा। भले एग्जाम में ना आए पर लाइफ के एग्जाम में जरूर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपनी पोएम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेंजा हमारा इंतजार कर रहा है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। He stalks in his vivid stripes। तो आपने कभी भी टाइगर को देखा होगा कि अलग तरह की स्ट्राइप्स उसके ऊपर बनी होती है, और यह स्टॉक्स जो वर्ड है, स्टॉक्स का वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है वॉक या चलना। He stalks in his vivid stripes, और स्ट्राइप्स मतलब ऐसे पट्टियां बनी होती है, जो उसका ब्यूटीफुल कलर होता है, लस्ट्रस कलर होता है, उस कलर के ऊपर वो हमें दिखाई देती है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो टाइगर है वो अपनी स्ट्राइप्स में, अपने टायर में भी बोल सकते हो, जो खूबसूरत सा उसका टायर होता है उसमें वो यहाँ से वहां चल रहा है। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और कुछ फ्यू स्टेप्स ही ले पा रहा है। ही इज वॉकिंग, ओके, ही इज पेसिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, बट व्हाट द सेकंड लाइन सेज हियर, जो दूसरी लाइन हमें क्या बता रही है कि द फ्यू स्टेप्स, फ्यू मतलब बहुत ही कम स्टेप्स वो ले रहा है। टाइगर है वो अपने विड स्ट्राइप्स में चल रहा है, पर वो कुछ ही स्टेप्स ले पा रहा है क्योंकि वो केज के अंदर है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज,
और उसके जो पेट्स है, मतलब उसके जो पॉन्स हम कह सकते हैं, उसके जो पंजे हैं वो कैसे वेलवेट, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। मैं आपको इसके अगले थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इसके अंदर कौन से पोएटिक एलिमेंट्स या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो चल रहा है केज के अंदर ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह मुलायम है, और कोई भी चीज मुलायम होती है तो वो शोर नहीं करती है। तो इसी तरह वो भी अपने वेलवेट क्वाइट पैड्स के ऊपर चल रहा है, उसके पंजों के ऊपर चल रहा है। और कैसा चल रहा है? इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, एग्रेशन, एंगर। हियर रेज का मतलब होता है एंगर, और अपने रेज को वो अपने गुस्से को वो दबा रहा है, उसको वो कहीं ना कहीं कंप्रेस कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि जो जू वाला जो टाइगर है वो बहुत एंग्री है, पर उसका एंगर का कोई मतलब नहीं है। हमने ये भी देखा होगा कि जब पिंजरे में शेर बंद होता है तो बच्चे भी उसको मूंगफली फेंक कर मारते हैं, ठीक है। तो उसे गुस्सा आता तो जरूर है, पर उस गुस्से को बता नहीं पा रहा है। तो पहला जो फर्स्ट स्टेंजा है वो शो करता है, वो डिपिक्ट करता है कि कैसे जो टाइगर है वो एक हेल्पलेस लाइफ जी रहा है, कैसे वो गुस्सा जरूर है पर उस गुस्से को शो नहीं कर पा रहा है। अब हम देखेंगे इस पोएम में या इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करेंगे ना, पर्सन ये किससे बना है? पर्सन से। तो अदर देन पर्सन, पर्सन के अलावा जो भी नॉन लिविंग और एनिमल और जो भी चीजें इस्तेमाल होती है उसे एज अ पर्सन हम डिपिक्ट करते हैं, वहां हम इस्तेमाल करते हैं पर्सोनिफिकेशन। अगर हम पोएम को ध्यान से देखेंगे तो इस पोएम में हमें यहाँ दिखता ही, और ये जो ही वो किसके लिए यूज हुआ है? वो टाइगर के लिए यूज हुआ है ना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो टाइगर के यूज हुआ है। तो टाइगर को एज अ पर्सन डिपिक्ट किया है कि वो अपनी जो स्ट्राइप्स है उसके अंदर यहाँ से वहां चल रहा है, साथ ही साथ अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहा है। जबकि एक ह्यूमन फीलिंग्स होती है, ह्यूमन इमोशंस होता है कि हम गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, एनिमल्स ये नहीं कर पाते हैं जनरली। आपने शायद नोटिस किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो ही स्टॉक्स इन हिज, तो यहाँ पर ही जो है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अगला हम देखेंगे इंजैबमेंट। तो इंजैबमेंट क्या होता है? हमने इसके पहले के वीडियोस में देखा होगा कि जब किसी पोएम में उसके ब्यूटी को या फिर उसके फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए पोएम के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया था, देयर आर पंक्चुएशन मार्क्स नॉट यूज्ड। ओके, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क यूज आफ्टर स्ट्राइप्स। ओके, स्ट्राइप्स के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, पर यहाँ केज के बाद में, क्वाइट के बाद में और रेज के बाद में पंक्चुएशन मार्क है। तो इसका मतलब यहाँ विविड स्ट्राइप्स के बाद एंजाबमेंट, ये जो पोएटिक डिवाइस है वो इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम अगला देखेंगे मेटाफोर। मेटाफोर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और आप ऐसे ही अगर देखते रहेंगे हमारे वीडियोस को तो निश्चित तौर पर 100% फॉर श्योर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द पोएटिक डिवाइसेस, और आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी और एक अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर पाएंगे। यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा कि इस बार के आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी बार 95 पार, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं मेटाफोर की। तो इसमें वर्ड यूज हुआ है पेट्स, ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ पर उसके जो पॉज है या उसके जो पंजे हैं उनको वेलवेट के साथ में कंपेयर किया गया है, और जब किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर मेटाफोर होता है। मैं आपको मेटाफोर और सिमिली में क्या डिफरेंस होता है ये पहले ही बता चुका हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि क्या डिफरेंस होता है सिमिली और मेटाफोर के अंदर। और जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि जो पेट्स है वो वेलवेट के साथ इसका कंपेरिजन हुआ है, तो यहाँ पर मेटाफोर है। हम अगले एलिमेंट की ओर जाते हैं, ऑक्सीमोरॉन। ये मेरा फेवरेट है ऑक्सीमोरॉन, आपको बता दूं। यहाँ पर क्वाइट रेज ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें दो वर्ड्स, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को, दो अपोजिट वर्ड्स को साथ में रखकर एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीनिंग प्रोड्यूस किया जाता है, इसे कहते हैं क्वाइट रेज। और भी अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस में दिक्कत जा रही होगी तो मेरा पूरा का पूरा एक वीडियो उसके ऊपर बना हुआ है जिसमें सारे पोएटिक एलिमेंट्स को बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है, तो आप उस वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वाइट रेज की। तो क्वाइट का मतलब होता है कि शांत। जब किसी को मतलब कीप क्वाइट, टीचर आपके हमेशा स्कूल में बोलते होंगे, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि कीप क्वाइट मतलब चुप रहो, और रेज मतलब गुस्सा, तो गुस्से को शांत करना। तो यहाँ पर दो अपोजिट एलिमेंट्स को, दो कंट्राडिक्टरी एलिमेंट्स को साथ में रखा है, तो यहाँ पर है आपका ऑक्सीमोरॉन। अगले डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। अगला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी।
इमेजरी वो होता है जो हमने देखा है कि हम कोई भी चीज इमेजिनेशन करते हैं, मतलब हमारे ब्रेन में या हमारे जो थॉट्स है, हमारे इमोशन को विजुअलाइज करता है वो। तो जब हम कोई चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं तो वाक्य कहलाता है इमेजरी। तो इस पोएम को पढ़ते समय शायद आपने विजुअलाइज किया होगा कि जब हम पढ़ते हैं विविड स्ट्राइप्स, तो आपको उसके विविड स्ट्राइप्स मतलब अलग अलग स्ट्राइप्स आपको नजर आए होंगे, किस तरह से टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स बने होते हैं। दूसरा, जब वो वॉक करता है स्टॉकिंग इन केज, तो केज में जब चल रहा था आपको चलते हुए भी शायद टाइगर दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन आप इसका कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इमेजरी इस स्टेंजा के अंदर। लास्ट में हम बात करेंगे राइमिंग स्कीम की, जिसे हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही सिंपल मेथड होती है। आपको मैं बता चुका था कि लास्ट जो वर्ड होता है किसी भी पोएम का या किसी भी स्टेंजा का, उसे आप देखेंगे और उसको राइम करेंगे दूसरे वर्ड्स के साथ में। जैसे स्ट्राइप्स जो है वो केज से राइम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम स्ट्राइप्स को ए नाम दे देंगे, ठीक है। केज इसको बी नाम दे देंगे क्योंकि ये ए के साथ में कहीं भी राइम नहीं कर रहा है। अब हम बात करेंगे क्वाइट की। तो क्वाइट जो है वो ना ए से राइम कर रहा है, ना बी से, ना स्ट्राइप से राइम कर रहा है और ना ही के से राइम कर रहा है। तो इसे हम नाम दे देंगे सी, ए बी सी। अब रेज, केज और रेज ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसे वापस नाम क्या दे देंगे हम, बी नाम। तो हमारी राइमिंग स्कीम यहाँ पर आ चुकी है ए बी सी बी। तो इस पहले स्टेंजा की स्कीम तो है ए बी सी बी। इसके बाद हम अगले स्टेंजा की ओर जाएंगे और देखेंगे कि अगला स्टेंजा क्या कहता है। So now I am going to recite the second stanza for you people. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. अब पहला वाले स्टेंजा अगर हम रिकॉल करेंगे तो पहले स्टेंजा में पोएट ने उसकी हेल्पलेसनेस को शो किया था कि हाउ द टाइगर वाज हेल्पलेस। अब इसमें पोएट इमेजिन कर रहा है कि जो टाइगर है वो जंगल में है। पहला जू में था, नाउ द टाइगर इज इन जंगल। अब यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं कि आपको पोएम समझने में आसानी होगी। पहला वर्ड है लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि लर्किंग मीन्स हाइडिंग। जब टाइगर हाइड कर लेता है अपने आप को तो उसे लर्क कहते हैं, तो वो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। अगली बार इसके अंदर देखेंगे स्लाइडिंग थ्रू। स्लाइड का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, फिसल कर जाना, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। प्लम मतलब थोड़ा सा चबी सा, ऐसा हेल्दी हेल्दी सा जो डियर है वहां से गुजरता है। तो इस पोएम में हमने देखा कि लर्किंग और प्लम ये दो डिफिकल्ट वर्ड मुझे नजर आए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई वर्ड जो डिफिकल्ट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम बिल्कुल देंगे। तो हम पोएम की तरफ पोएम को देखते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। कि टाइगर जो चलते हैं ना वो शेडो में से छुप जाते हैं, मतलब झाड़ियों के बीच में छुप जाते हैं। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो शेडो के अंदर यानी ग्रास में या किसी पेड़ के शेडो में वो छिपा हुआ है। ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ इन शेडोज और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और एकदम एम्ब्यूश करता हुआ, घात लगा के, टाइगर कभी भी घात लगा के हमला करता है तो एम्ब्यूश करता हुआ टाइगर जो है वो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो जो बड़ी बड़ी घास है उसमें से वो धीरे धीरे स्लाइड करता है। ऐसा लगता है वो स्लाइड कर रहा है, पर एकदम इतना सधे हुए कदमों से, इतने स्टेबल जो कदमों से वो आगे बढ़ता है, तो ऐसा लगता है वो स्लाइड करता है। तो स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा है लॉन्ग ग्रास के अंदर से नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। और जहाँ पर सारे एनिमल्स आके पानी पीते हैं तो डियर भी आता है। तो पोएट ने एग्जाम्पल यहाँ पर डियर का दिया है कि जहाँ पे डियर है या हिरन है जो पानी पीने आता है तो उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए रेडी है। क्या पोएट हमको समझाना चाहता है कि जंगल की लाइफ कैसी है, कि वो जो टाइगर है वो एकदम फ्री है उसकी लाइफ में और वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है और वो अटैक भी कर सकता है और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जी सकता है। तो यहाँ पर उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया है कि जो टाइगर फ्री है वो अपनी लाइफ में हैप्पी है और वो कुछ भी कर सकता है। नाउ वी सी द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द स्टेंजा। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इमेजरी। तो ये पोएम में फर्स्ट वाले स्टेंजा भी इमेजरी हमने देखा, क्योंकि इमेजरी क्या होता है जो हमें विजुलाइज करवाता है। तो इसमें भी विजुलाइजेशन हो रहा है कि जो टाइगर है वो जंगल में है, वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, ये सब हम इमेजिनेशन कर पा रहे हैं। इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। ही, फिर से यहाँ पर टाइगर को हमने पर्सन माना है जबकि वो पर्सन नहीं, वो एक एनिमल है। हम पहले ही समझ चुके हैं पहले स्टेंजा में। एलिट्रेशन ये स्टेंजा में है, पहले वाले स्टेंजा में नहीं था। तो एलिट्रेशन होता है क्या है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है यहाँ पे प्लम और पास,
पी साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, यह इलिट्रेशन है। इसके बाद अगला है एंजार्बमेंट, जो हमने पहले भी देखा था कि पंक्चुएशन मार्क्स पोएम में यूज होते हैं और जहाँ पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है वह एंजार्बमेंट होता है, जैसे ग्रास और होल। इसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क हमको देखने को नहीं मिलता है। शैडो के बाद पंक्चुएशन मार्क, कॉमा लगा हुआ है, पास के बाद फुल स्टॉप है, पर यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है क्या, एंजार्बमेंट, ये पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम हमने पिछले स्टेंजा में भी देखी थी, जिसमें हमें ए बी सी बी राइमिंग स्कीम नजर आई थी। शेडो को अगर हम कंपेयर करेंगे ग्रास से तो कोई भी कंपेरिजन नहीं हो रहा है, तो शेडो को हम फिर से ए दे देते हैं, ग्रास को बी हम नाम दे देंगे। इसका होल, तो शेडो और ग्रास और होल का कहीं भी राइम नहीं हो रहा है तो इसे हम सी नाम दे देंगे। तो ग्रास और पास ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं तो इसे हम फिर से नाम दे देंगे बी। तो ए बी सी बी, तो हमारी इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम भी क्या है, ए बी सी बी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा। Now I am going to recite the third stanza of the poem for you people. He should be snarling around houses at the jungle sage, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उन डिफिकल्ट वर्ड्स को हम देख लेंगे। सबसे पहला डिफिकल्ट वर्ड हम देखते हैं यहाँ पर स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है कि वार्निंग साउंड। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आपने शायद बार्किंग सुना होगा, आपने रोरिंग भी सुना होगा, उसी तरह से स्नार्लिंग भी होता है। और स्नार्लिंग का मतलब यहाँ पर है कि एक वार्निंग साउंड प्रोड्यूस करना, इसको हिंदी में गुर्राना कहते हैं। आपने शायद सुना होगा कि गुर्राना या स्नार्लिंग कर रहे हैं। अगला वर्ड बेयरिंग, बेयर का मतलब होता है ओपन करना। आपने बेयर फुट वर्ड सुना होगा कि वो हमेशा बेयर फुट ही रहता है, मतलब नंगे पैर रहता है। तो ओपन करना या एक्सपोज करना यहाँ पर मीनिंग है बेयरिंग का। तो क्या चीज एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ पर, टाइगर के पास एक्सपोज करने के लिए क्या है, तो उसके फैंग्स है। कभी भी टाइगर जब दहाड़ता है या स्नार्लिंग करता है तो अपने दांत दिखाता है, और हम जब मुस्कुराते हैं तब अपने दांत दिखाते हैं। am I right? बिल्कुल सही। तो वो, और हम जब मुस्कुराते हैं लोगों को अच्छा लगता है, और जब शेर जो टाइगर जो है वो दहाड़ता है या वो स्नार्लिंग करता है, अपने दांतों को बेयर करता है तो वो डरावना लगता है, टेरराइजिंग लगता है। तो फैंग्स का मतलब यहाँ पर होता है टीथ। तो जो टाइगर है वो अपने टीथ को बेयर कर रहा है, ओपन कर रहा है। और क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे, ठीक है, ये हमको पता ही है। तो सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आई होप आई हैव एक्सप्लेन ओवर हियर। इसके अलावा भी कोई वर्ड्स होंगे तो आप मुझे बताइएगा जरूर, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं पोएम कहना क्या चाहती है। तो पहला स्टेंजा हमने देखा था पोएम का, तो जो बताता है कि जो टाइगर है वो जू में है, वो हेल्पलेस लाइफ वहां पर लिविंग कर रहा है। उसका सेकंड स्टेंजा में फिर से पोएट इमेजिनेशन करता है कि वो जंगल में है, और थर्ड स्टेंजा में हम देखते हैं कि वो जंगल में ही है। और यहाँ पर ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज। तो पहली लाइन ये कहती है स्टेंजा की कि मान लो जो टाइगर है वो जंगल से निकलकर विलेज के एज पे आ जाता है, मतलब गांव के मुहाने पे या किनारे पे आ जाता है, और जब वो स्नार्लिंग करता है, वार्निंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा। उसके बाद ऐसा होता है जब वो चीजें करता है तो साथ ही साथ bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, और अपने वो जो दांत है उनको वो बेयर करता है, उनको वो ओपन करता है, और अपने क्लॉज, अपने पंजे भी वो दिखाता है ना, कि बिल्कुल वो अटैक करने के लिए रेडी है। तो बहुत ही हॉरिबल ये सीन होता होगा, बहुत डरावना सीन होता होगा। तो यहाँ पर वो टेरराइजिंग द विलेज, वो जो गांव है पूरे गांव को वो डरा देता है, पूरा गांव उससे डर जाता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, वी कैन इमेजिन ओवर हियर और वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द टाइगर इन जंगल इज वेरी फियर्स, वेरी डेंजरस, वेरी थ्रेटनिंग और हॉरिबल। तो यहाँ पर हमें टाइगर का वो वाला फॉर्म नजर आ रहा है कि जो हेल्पलेस नहीं है, वो अपने आप में खुद की आइडेंटिटी रखता है, और वो दूसरों को कहीं ना कहीं भी डरा भी सकता है। अंडरस्टैंड। अब हम पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एसोनेंस की। जो एसोनेंस है अराउंड, शुड, अराउंड हाउसेस। तो एसोनेंस का मतलब होता है जब भी कोई वोवेल साउंड रिपीट होता है तब वहां पर एसोनेंस होता है। तो इसके अंदर शुड, अराउंड हाउसेस, तो वो साउंड का यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है। तो वो साउंड के रिपीटेशन होने के कारण यहाँ पर हमें एसोनेंस देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो डिवाइस है हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से सुनिएगा, ओनोमेटोपोइया, है ना। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, ओनोमेटोपोइया।
पोइया। अब जो सारी आवाजें होती है अलग अलग तरीके की, जैसे झरने का कल करके बहना, ठीक है, गाड़ियों का पिप्पी बजाना, पैरों का घिसटना, ये जो इस तरह के साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं, इन साउंड्स के प्रोड्यूस होने को कहते हैं ओनोमेटोपोइया। और यहाँ पर स्नार्लिंग जो है, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, इमेजरी हमने पढ़ लिया है, राइमिंग स्कीम भी हमने पढ़ लिया है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो आप मुझे बताइएगा इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन और राइमिंग स्कीम इस पोएम की क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर। आई होप यू आर एंजॉइंग द पोएम। आप इस पोएम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग टीचिंग। चलिए अब मैं आपके लिए इस पोएम को रिसाइट कर देता हूँ। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज फ्रेंड बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब फिर से इस स्टेंजा में हमको देखने को मिलता है कि जो पोएट यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे जो टाइगर है वो जू की लाइफ जी रहा है। अब ये जंगल में नहीं है, अभी जू के अंदर है। अब जू की लाइफ में क्या होता है, तो बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वेरी डिसअपॉइंटिंग कि बेचारा जो टाइगर है वो कहाँ पर है, वो है कंक्रीट सेल के अंदर इम्प्रिजन्ड है, वो लॉक्ड है। अब इस पोएम में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है हम देखते हैं, तो मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि लॉक्ड है, कंक्रीट है, स्ट्रेंथ है, बिहाइंड द बार, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग वर्ड एक आया जो हमने पहले स्टेज में पढ़ा था, स्टॉक मतलब चलना, वॉक करना, ठीक है, लेंथ, केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इसके अलावा कोई डिफिकल्ट वर्ड मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, और अगर आपको आया तो मुझे बताना जरूर। तो हम बात करते हैं पोएम की, कि इस पोएम के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर, जो फोर्थ वाला स्टेंजा, यहाँ फिर से जो टाइगर है वो पोएट ने डिपिक्ट किया है कि वो जू के अंदर है, जंगल की लाइफ से वो जू में आ गया है। तो क्या चेंजेस हमको नजर आते हैं जंगल की लाइफ में और जू की लाइफ में, इसमें देखेंगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वेरी डिसअपॉइंटिंग कि जो जंगल का राजा है, जो टाइगर है, अभी यहाँ में क्या है, वो कंक्रीट सेल के अंदर लॉक्ड नजर आ रहा है, मतलब वही हेल्पलेस है, अब वो कहीं जा नहीं सकता है। हिज फ्रेंड बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब होता है सलाखें, जो रॉड्स बनी होती है ना केज के अंदर, तो बिहाइंड द बार्स है। उस बार्स के अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी काम की नहीं है। तो पोएट भी ये कहना चाह रहा है कि जंगल वाला कितना टेरिफाइंग, कितना एग्रेसिव था, और यहाँ पर वो कंक्रीट सेल में जो है वो लॉक्ड अप है, और उसकी सारी की सारी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे छिपी हुई है, मतलब उसे कंट्रोल में किया हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो इतना डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि ये लाइन हमको बताती है इग्नोरिंग द विजिटर्स, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कौन आ रहा है। हम लोग भले बहुत इंटरेस्ट से जाते हैं और उसको देखते हैं, उसको हाय हेलो करते हैं कि टाइगर हम यहाँ पर हैं, पर हमारी तरफ देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमें इग्नोर करता है। कहने का मतलब है कि उसकी लाइफ में बहुत डिसअपॉइंट हो चुका है। अगर वो जू में रहेगा तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड और हेल्पलेस लाइफ वो जीता है। तो ये बताता है कि वो उसके जो केज में यहाँ से घूम रहा है, वो चल रहा है, और कैसे चल रहा है, लोगों को इग्नोर करते हुए, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए वो चल रहा है। इसके बाद इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हम पहले वाले स्टेंजास में देख चुके हैं। अब इसमें आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पर एसोनेंस का यूज हुआ है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, आप मुझे बताना कि कौन सा वॉवेल साउंड जो है एसोनेंस में यूज हुआ है। यहाँ पर आप ये जो वर्ड्स में यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ही, लॉग्ड, कॉन्क्रीट और सेल। अब यहाँ पर एसोनेंस जो है वो यूज हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन सा वोवेल साउंड इसमें है जो एसोनेंस को प्रूव कर रहा है, उसमें यूज हुआ है। इसके बाद बिहाइंड बार्स, बी और बी को फिर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर भी कौन सा पोएटिक जो डिवाइसेस जो यूज हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। नाउ we proceed towards our next stanza. I am going to recite the stanza for you people. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इस पोएम में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको समझाने की आपको। कि सबसे पहले इसमें वर्ड हम देखते हैं पेट्रोलिंग, ठीक है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि टू गार्ड और टू विजिल। अब आप कहेंगे टू गार्ड और टू विजिल मतलब क्या, तो गार्ड का होता है कि टू प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, जो पुलिसमैन होते हैं वो रात में विजिट करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो गार्ड करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए वो रात में अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, उसको पेट्रोलिंग करते हैं। या टू विजिल, विजिल मतलब सतर्क रहना, विजिलेंस वर्ड आपने शायद सुना होगा। तो टू विजिल और टू गार्ड, तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि वो रात में जो गाड़ी निकलती है, कार्स निकलती है, वो पेट्रोलिंग।
उसके बाद स्टेयर्स एक वर्ड अगला हमारे इसमें हमको देखने को मिलता है कि स्टेयर मतलब होता है घूरना। आप भी शायद घूरते होंगे टीचर को, क्लास में जब आपके टीचर को डांट देते होंगे, आप नाराज हो जाते होंगे टीचर के ऊपर, तब घूरते होंगे, गुस्सा आता होगा आपको, तो उसको कहते हैं स्टेयर करना। खैर गुस्से से देखने को स्टेयर नहीं कहते हैं, सिर्फ घूर कर देखने को स्टेयर कहते हैं, और जब किसी को गुस्से से देखेंगे तो उसको ग्लेयर कहते हैं। इसके अलावा तो कोई वर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा कि थोड़ा सा टफ या डिफिकल्ट हो। चलिए अब हम पोएम की ओर बढ़ते हैं, उसको लास्ट स्टेंजा को कंक्लूड करते हैं कि ही इज द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कास्ट। तो इससे हमें समझ में आता है कि इस वक्त भी जो है टाइगर अभी भी अपने जू में है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर है, वो लॉक्ड है और वो कुछ और नहीं सुन पाता है। बस लास्ट में सब लोग तो सो जाते हो क्योंकि सारे विजिटर्स है, हम लोग हैं, कभी रात में तो उनको देखने जाते ही नहीं है। तो रात में उसे सिर्फ आखिरी जो वॉइस है वो सुनाई देती है, वो किसकी है? पेट्रोलिंग कार्स की है, जो गार्ड करने के लिए या विजिल रखने के लिए वो घूमती है। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे या जो जू के ऑफिसर्स होंगे वो वहां पर वो घूमते हैं, उतना ही उसको सुनाई देता है। इसके अलावा and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, और वो एक ही काम कर पाता है बेचारा। वो क्या काम है? उसकी जो ब्रिलियंट आइज है, या ब्रिलियंट आइज का मतलब होता है चमचमाती हुई आंखें। कभी आपने नोटिस किया होगा जो एनिमल्स है उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं, तो यहाँ पर उसकी चमकती हुई आंखें और ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारे, तो अपनी चमकती आंखों से वो अपने चमकते हुए सितारों को देखता है। इसका एक और मीनिंग होता है, मैं आपको बता दूं, जहाँ पर ब्रिलियंट स्टार्स को हम यूज करते हैं, जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास में जाते होंगे तो वो आपको कहता है कि आपके स्टार्स बहुत ब्राइट है, तो वो यही सोचता है कि मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है कि मैं यहाँ पर कैद हूँ। तो उसका ब्रिलियंट स्टार्स पे दो मतलब है, एक तो चमचमाते हुए सितारे और दूसरा आपके सितारे जो बुलंदी पर हो, तो वो भी इन्हीं चीज बारे में सोचता है। शायद एक होपलेस सा इंसान बनकर बैठा हुआ है, क्योंकि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है ना, हमने टाइगर को पर्सन माना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंसान यूज किया है। एक होपलेस इंसान बनकर यहाँ पर वो बैठा हुआ है और अपने ब्रिलियंट स्टार्स के बारे में सोच रहा है कि मेरे दिन भी कब चेंज होंगे और कब मैं वापस से अपने जंगल की लाइफ को जी पाऊंगा। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पोयम तो यहाँ पर कंक्लूड हो चुकी है कि हमने देखा दो चीजों में कंपैरिजन देखा कि जू लाइफ और जंगल लाइफ के अंदर उसका कंट्रास्ट भी हमने देखा, और उसके जो लाइफ को वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हमने एग्जामिन भी किया। और रही पोएटिक डिवाइसेस की बात, तो आई होप हमने सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस समझ लिए हैं। इसके अलावा भी कोई पोएटिक डिवाइसेस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख सकते हैं। और यहाँ हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट होती है। स्टार्टिंग में हमने पोएम की थीम समझी थी, जिसमें हमने देखा था कि कंपैरिजन, हमने उसके लाइफ को कंपेयर किया, उसके वाइल्ड लाइफ को और उसके जू की लाइफ को, हमने कंट्रास्ट भी उसके अंदर देखा, एक वाइल्ड अनटेम्ड एनिमल की तरह वो कैसे लाइफ जीता है, और साथ ही साथ कॉन्स्ट्रेंट होकर या इम्प्रिजन होकर, कैप्टिव होकर वो कैसे लाइफ जीता है, वो भी हमने देखा। और हमने एग्जामिन किया उसकी हेल्पलेसनेस को, वो कैसे हेल्पलेस होकर अपनी लाइफ को जीता है, इस चीज को भी हमने स्टडी किया, उसको एग्जामिन किया। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में एक मॉरल लेसन इस पोएम से देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं वो टाइगर जैसी लाइफ जीते हैं, जो जिसको हम समझेंगे कैसे। मान लीजिए आप ग्रीड, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, आइडलनेस, इन सारे बार्स और इससे केज में आप बंधे हुए हो, तो आप टाइगर इन द जू। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन है, आपकी लाइफ कॉन्फिडेंट है और आप एमफुल लाइफ जीते हैं, तो आप टाइगर इन द जंगल है। तो आप सभी से मैं एक गुजारिश करूंगा, एक सजेशन आपको दूंगा कि आप सभी टाइगर इन द जू न बने, टाइगर इन द जंगल बने और एक फ्री लाइफ को जिए और अपने फ्रीडम को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।